दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह आप लोगों के समक्ष आज मानसरोवर भाग 1 जो झारखंड की प्रवक्ता परीक्षा में लगी हुई है और हम लोग खंड 1 की भूमिका और इसमें देखेंगे कि कितनी कहानियाँ इसमें हैं और इसकी भूमिका में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग कहानियों का फिर अध्ययन करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मानसरोवर भाग 1 खंड 1 लगा हुआ है। इसमें कुल कहानियों की संख्या अगर देखी जाए तो 27 कहानियाँ इसमें लगी हुई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए। अलगेवझा कहानी है, ईदगाह, माँ बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा और स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हीला और तावान, घास वाली, गीला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति, ये सब कहानियाँ लगी हुई हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इसका प्राकथन और इसकी भूमिका स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और इसमें हम लोग इसको देखते हैं। भूमिका में उन्होंने क्या क्या कहा है। प्राकथन में है, एक आलोचक ने लिखा है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है। इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी वह सत्य है। यह कथन पूछ सकता है कि यह कथन किसका है कि इतिहास में सब कुछ यथार्थ होते हुए भी वह असत्य है और कथा साहित्य में सब कुछ काल्पनिक होते हुए भी सत्य है। इम्पॉर्टेंट यहाँ लगा लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। इस कथन का आशय इसके सिवा और क्या हो सकता है कि इतिहास आदि से अंत तक हत्या, संग्राम और धोखा का ही प्रदर्शन है। जो असुंदर है इसलिए असत्य है। लोभ की क्रूर से क्रूर, अहंकार की नीच से नीच, ईर्ष्या की अधम से अधम घटनाएं आपको वहाँ मिलेंगी और आप सोचने लगेंगे मनुष्य इतना अमानुषिक है। थोड़े से स्वार्थ के लिए भाई भाई की हत्या कर डालता है, बेटा बाप की हत्या कर डालता है और राजा असंख्य प्रजाओं की हत्या कर डालता है। उसे पढ़कर मन में ग्लानि होती है, आनंद नहीं। और जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती वह सुंदर नहीं हो सकती और जो सुंदर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती। जहाँ आनंद है वहीं सत्य है। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए। जहाँ आनंद है वहीं सत्य। यह कथन किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। साहित्य काल्पनिक वस्तु है और उसका प्रधान गुण है आनंद प्रदान करना, इसलिए वह सत्य है। तो यहाँ पूछ सकता है साहित्य काल्पनिक वस्तु है और उसका प्रधान गुण क्या है? आनंद प्रदान करना, इसलिए वह सत्य है। मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया है और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं। देखिए साहित्य की परिभाषा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ जाएंगे तो उन्होंने कहा कि साहित्य जनता की चित्त वृत्त का संचित प्रतिबिंब होता है। तो देखिए प्रेमचंद जी ने क्या साहित्य की परिभाषा दी। इंटरव्यू वगैरह में साहित्य की परिभाषा से प्रश्न आप पूछे जाते हैं कि मनुष्य ने जगत में जो कुछ सत्य और सुंदर पाया और पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं। इम्पोर्टेंट साहित्य की परिभाषा देखिए, ये इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। मनुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद अपनी समझ में नहीं आता और किसी न किसी रूप में वह अपनी ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनोरहस्य खोला करता है। मानव संस्कृति का विकास ही इसलिए हुआ है कि मनुष्य अपने को समझे। अध्यात्म और दर्शन की भांति साहित्य भी इसी खोज में लगा हुआ है। अंतर इतना है कि
वह इस उद्योग में रस का मिश्रण करके उसे आनंदप्रद बना देता है। और अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए है, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए। अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए, प्रेमचंद जी का कथन है, ये इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। अध्यात्म और दर्शन केवल ज्ञानियों के लिए, साहित्य मनुष्य मात्र के लिए। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि गल्प और आख्यायिका साहित्य का एक प्रधान अंग है। आज से ही, आदिकाल से ही, आज से नहीं आदिकाल से, ये प्राचीन काल से कह रहे हैं कि आदिकाल से जो है गल्प, जो आख्यायिका, छोटी कहानियाँ हैं, वो एक प्रधान अंग साहित्य का रही हैं। हाँ, आजकल की आख्यायिका और प्राचीन काल और आख्यायिका में समय की भांति समय की गति और रुचि में परिवर्तन हुआ से बहुत कुछ अंतर हो गया है। प्राचीन आख्यायिका कौतूहल प्रधान होती थी और अध्यात्म विषयक। देखिए, प्राचीन जो आख्यायिका होती थी, या तो वो जो है आख्यायिका कौतूहल प्रधान होती थी, और या अध्यात्म विषय, दो विषय होते थे प्राचीन आख्यायिका के। उपनिषद और महाभारत में आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए आख्यायिकाओं का आश्रय लिया। और देखिए, उपनिषद और महाभारत में आध्यात्मिक जो रहस्य होते थे उनको समझाने के लिए इन कहानियों का सहारा, छोटी कहानियों का सहारा लिया जाता था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उपनिषद और महाभारत में किन चीज़ों का सहारा लेके जो है आध्यात्मिक रहस्यों को सुलझाते थे आख्यायिकाओं का। जातक की भी आख्यायिका के सिवा और क्या है। जातक में छोटी छोटी कहानियाँ जो मिलती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ इसमें आती हैं, तो उससे जो है ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है हम लोगों के समक्ष उपस्थित होती हैं। और बाइबिल में भी दृष्टांतों और आख्यायिकाओं के द्वारा ही धर्म तत्व समझाने, देखिए मतलब कि उपनिषद महाभारत में, उसके बाद जातक कहानियों में, जातक जो कथाएं हैं उनमें, फिर उसके बाद बाइबिल में भी दृष्टांतों आख्यायिकाओं के द्वारा धर्म तत्व को समझाने का जो है प्रयास किया गया है। सत्य इस रूप में आकर साकार हो जाता है और तभी जनता उसे समझती है और उसका व्यवहार करती है। वर्तमान आख्यायिकाएं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। जो वर्तमान की आख्यायिक कहानियाँ हैं, विश्लेषण जीवन की यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को ही अपना जो है ध्येय, उद्देश्य समझती हैं। आगे बढ़ते हैं। उसमें कल्पना की मात्रा कम और अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती हैं। देखिए आगे, मगर यह समझना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। ठीक, जीवन का चित्र तो स्वयं मनुष्य हो सकता है, मगर कहानी के पात्रों के सुख दुख से हम जितना प्रभावित होंगे उतना यथार्थ जीवन से नहीं होंगे। और जब तक वह निजत्व की परिधि में न आ जाए, कहानियों के पात्रों में हमें एक ही 2 मिनट के परिचय में निजत्व हो जाता है और हम उनके साथ हंसने और रोने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कहानियाँ जो है मनुष्य हृदय से तादाद में बहुत ही जल्दी स्थापित कर लेती है, लेखक यह कहना चाह रहा है। और उनका हर्ष और विषाद, हमारा हर्ष और विषाद एक हो जाता है। बल्कि कहानी पढ़कर वह लोग भी रोते और हंसते देखे जाते हैं जिन पर साधारणतः सुख दुख का कोई अंतर नहीं पड़ता, जिनकी आंखें शमशान में या कब्रिस्तान में भी सजल नहीं होती, वे लोग भी उपन्यास के मर्मस्पर्शी स्थलों पर पहुंचकर रोने लगते हैं। लेखक बहुत बड़ी बात कर रहा है कि जो व्यक्ति किसी के दुख से दुखी नहीं होता है, लेकिन कहानियों के पात्रों का जो हर्ष और विषाद होता है, उससे उसका इतना ज़्यादा अंतर्भाव स्थापित हो जाता है कि वह उस दुख में रोने लगता है और हंसने लगता है। यही कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शायद इसका यह कारण भी हो कि स्थूल प्राणी सूक्ष्म मन के उतने समीप नहीं पहुंच सकते जितने कि कथा के सूक्ष्म चरित्र के। कथा के चरित्रों और मन के बीच
जड़ता का वह पर्दा नहीं होता जो एक मनुष्य के हृदय को दूसरे मनुष्य के हृदय से दूर रखता है। और अगर हम यथार्थ की हूबहू खींच कर रख दें तो उसमें कला कहाँ है? कला केवल यथार्थ की नकल का नाम नहीं है। कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं। देखिए, कला दिखती तो यथार्थ है, होती नहीं। और उसकी खूबी यह है कि वह यथार्थ न होते भी यथार्थ मालूम हो। उसका मापदंड भी जीवन के मापदंड से अलग है। जीवन में बहुधा हमारा अंत उसी समय हो जाता है जब वह वांछनीय नहीं होता। जीवन किसी का अस्थायी नहीं है और उसके सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में कोई क्रम कोई संबंध ज्ञात नहीं होता है। कम से कम मनुष्यों के लिए वह अज्ञेय है। लेकिन कथा साहित्य मनुष्य का रचा हुआ जगत है और परिचित होने के कारण संपूर्णतः हमारे सामने आ जाता है। और जहाँ वह हमारी अ, मानवीय न्याय बुद्धि और अनुभूति का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है, हम उसे दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा में अगर किसी को सुख प्राप्त होता है तो इसका कारण बताना होगा, कि दुख भी मिलता है तो उसका कारण बताना होगा। यहाँ कोई चरित्र मर नहीं सकता है जब तक मानव न्याय बुद्धि उसकी मौत न मांगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सृष्टा को जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जवाब देना पड़ता है। कला का रहस्य भ्रांति है और वह भ्रांति जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो। हमें स्वीकार देखिए ये हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच न होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह आख्यायिकाओं की कला भी हमने पश्चिम से ली है। देखिए, कहते हैं ना कि जो पश्चिम का जो है जो रचना विधान है वो जो उपन्यासों का है तो हमने पश्चिम से लिया है, और कहानियों का ही आख्यायिकाओं का भी जो हमने रचना विधान है जो तत्व हैं वो कहाँ से हमने ग्रहण किए हैं, वो सब हमने पश्चिम से ग्रहण किए हैं। कम से कम इसका आजकल का विकसित रूप तो पश्चिम का ही है, क्योंकि अभी लेखक अपने पहले की बातों में कह रहा है कि जो उपनिषद हैं, उसके बाद जातक कथाएं हैं, महाभारत की कथाएं हैं, उनमें हम छोटी छोटी आख्यायिकाओं के माध्यम से उदाहरणों के माध्यम से हम यह सिद्ध करने का जो भी विचार हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आधुनिक आजकल का जो विकसित रूप है कहानी का या उपन्यास का, वो हमने पश्चिम से लिया है, लेखक सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। अनेक कारणों से जीवन की अन्य धाराओं की तरह ही साहित्य में भी हमारी प्रगति रुक गई है और हमने प्राचीन से जौ भर इधर उधर हटना भी निषिद्ध समझ लिया है। साहित्य के लिए प्राचीनों ने भी जो मर्यादाएं बांध दी उसका उल्लंघन करना वर्जित है। अतएव काव्य नाटक कथा साहित्य में भी हम आगे कदम न बढ़ा सके। कोई वस्तु बहुत सुंदर होने पर भी अरुचिकर हो जाती है जब तक उसमें कुछ नवीनता न लाई जाए। आगे देखते हैं। एक ही तरह के नाटक एक ही तरह के काव्य पढ़ते पढ़ते आदमी ऊब जाता है और वह कोई नई चीज़ चाहता है, चाहे वह उतनी सुंदर और उत्कृष्ट न हो। हमारे यहाँ तो यह इच्छा उठती ही नहीं है, या हमने इतना कुचला कि वह जड़ीभूत हो गई। पश्चिम प्रगति करता रहा और उसे नवीनता की भूख थी। मर्यादाएं और की बेड़ियों से चिढ़ जीवन के हर एक विभाग में उसकी एक अस्थिरता की असंतोष की बेड़ियों से मुक्त हो जाने की छाप लगी हुई है। साहित्य में भी उसने क्रांति मचा दी। देखिए, पश्चिम की इन्होंने कितनी विशेषता मतलब उनकी बड़ाई की है कि हम लोग सिर्फ उसी से चिपके हुए हैं, और वो जो है उनकी जो अस्थिरता है, मतलब कि किसी पर संतुष्ट कम होना, उन्होंने पश्चिम के बारे में कहा कि उन्होंने जो बेड़ियां थी उसको उन्होंने उससे उनको चिढ़ थी।
जिससे उनकी भूख बढ़ती गई और उन्होंने जो है नवीन ज्ञान की तरफ जो है अग्रसर होने का उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। आगे देखते हैं। शेक्सपियर के नाटक अनुपम हैं, पर आज उन नाटकों का जनता के जीवन से कोई संबंध नहीं है। आज के नाटक का उद्देश्य कुछ और है, आदर्श कुछ और है, विषय कुछ और है, शैली कुछ और है। कथा साहित्य में भी विकास हुआ है और उसके विषय में चाहे उतना बड़ा परिवर्तन न हुआ हो, पर शैली तो बिल्कुल ही बदल गई है। अलिफ लैला उस वक्त का आदर्श रूप था, उसमें बहुरूपता थी और उक्ति वैचित्र्य था, कौतूहल था, रोमांस था, पर उसमें जीवन की समस्याएं न थीं। देखिए, अलिफ लैला में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलिफ लैला में क्या क्या चीज़ें थीं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थीं। अलिफ लैला में उस समय जो है वैचित्र्य था, कुतूहल था और रोमांस था। तो इसमें एक देख देगा कि उनमें मनोवैज्ञानिक जो रहस्य उसमें था, जीवन की समस्याएं उसमें नहीं थी और मनोवैज्ञानिक रहस्य का उसमें अभाव था। ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक। अनुभूतियों की इतनी प्रचुरता न थी और जीवन अपने सत्य रूप में उतना स्पष्ट न हुआ और उसका रूपांतरण हुआ उपन्यास का उदय। और जो कथा और ड्रामा के बीच की वस्तु है, उपन्यास का उदय हुआ तो उपन्यास क्या है, देखिए, कथा और ड्रामा के बीच की वस्तु क्या है, उपन्यास। पुराने दृष्टांत भी रूपांतरित होकर गल्प बन गए। मगर 100 वर्ष पहले यूरोप भी इस कला से अनभिज्ञ था। बड़े बड़े उच्चकोट के दार्शनिक और ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यास लिखे जाते, लेकिन छोटी कहानियों की ओर किसी का ध्यान न जाता था। हाँ, परियों और भूतों की कहानियाँ लिखी जाती थीं, किंतु इसी एक शताब्दी के अंदर या उससे भी कम समझिए, छोटी कहानियों ने साहित्य के और सभी अंगों पर विजय प्राप्त कर ली। और यह कहना गलत न होगा कि जैसे किसी जमाने में कवित्व ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का व्यापक रूप था, वैसे ही आज कहानी। क्या कहना चाहते हैं? जैसे किसी ज़माने में कवित्व ही साहित्यिक अभिव्यक्ति की, जैसे देखिए रीतिकाल में क्या था, कविता ही थी ज़्यादातर, भक्ति काल में ही ज़्यादातर कविताएं ही जो है साहित्यिक अभिव्यक्ति, वैसे आज के युग में जो है अभिव्यक्ति का माध्यम कहानियों हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और उसे यह गौरव प्राप्त हुआ, यूरोप के कितने महान कलाकारों की प्रतिभा से। उसमें कौन कौन कलाकार हैं, देखिए, जिसमें बाल्जाक, मोपासा, चेखव, टालस्टॉय, मैक्सिम गोर्की आदि प्रमुख हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद को मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो एक कहानी है, ये माँ, जिस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, टालस्टॉय की वार एंड पीस, जिसका प्रभाव भारतीय साहित्य पर काफ़ी पड़ा था। तो देखिए, हिंदी में 25-30 साल पहले तक गल्प का जन्म न हुआ था। आज तो कोई ऐसी पत्रिका नहीं जिसमें 2-4 कहानियाँ न हो। जहाँ तक कि कई पत्रिकाओं में भी केवल कहानियाँ ही दी जाती हैं। कहानियों की इस प्राबल्य का मुख्य कारण आजकल का जीवन संग्राम और समयाभाव है। देखिए, प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि लोगों के जीवन में अब समय का अभाव आ गया है, इसीलिए कहानियों का जो है प्रबलता, मतलब लिखने की जो बाहुल्यता हो रही है, उसका मेन कारण उन्होंने समयाभाव को दिया है कि आदमी के पास समय नहीं है। अब वह ज़माना नहीं है कि हम बोस्ताने ख्याल लेकर बैठ जाएं और सारे दिन उसी के कुंजों में विचरते रहें। अब तो वह हम संग्राम में इतने तन्मय हो गए हैं कि हमें मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता। अगर कुछ मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य न होता और हम विक्षिप्त हुए बिना 18 घंटे काम कर सकते, तो शायद हम मनोरंजन के लिए समय नहीं मिलता। अगर कुछ मनोरंजन स्वास्थ्य और के लिए अनिवार्य न होता तो हम विक्षिप्त हुए बिना 18 घंटे काम कर सकते, तो शायद हम मनोरंजन का नाम भी न लेते। लेकिन प्रकृति ने हमें विवश कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़े से थोड़े समय में
अधिक से अधिक मनोरंजन हो जाए। उसमें एक वाक्य, एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाए और उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले और अंत तक उसे मुग्ध किए रहे। उसमें कुछ चटपटापन हो और कुछ ताजगी हो, कुछ विकास हो और उसके साथ ही कुछ तत्व हों। तत्वहीन कहानी से भले मनोरंजन और भले हो जाए पर मानसिक तृप्ति नहीं होती। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों की उत्तेजना करने के लिए, मन के सुंदर भावों को जागृत करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है जिसमें कुछ वही कहानी सफल होती है, देखिए, जिसमें इन दोनों से मनोरंजन और मानसिक तृप्ति में एक आवश्यक उपलब्ध हो। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी के पास समयाभाव है, उस समयाभाव में ही 15-20 मिनट टाइम उसके पास रहता है और वो उतने में ही सब चीज़ें लेना चाहता है। उसमें वह जो है मनोरंजन के सब साधन खोजना चाह रहा है और जिससे वह अंत तक उसमें मुग्ध रह सके। तो कहना चाहते हैं वही कहानी सफल होती है जिसमें इन मनोरंजन और मानसिक तृप्ति दो चीज़ है। कहानी, प्रेमचंद कहना चाहें मनोरंजन और मानसिक तृप्ति, ये दोनों जब ये उपलब्ध हैं जिस कहानी में, वही कहानी जो है सफल हो सकती है, क्योंकि पाठक की मनोवृत्ति समझना लेखक की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है। देखिए, यह प्रश्न जो है जीडीसी में पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। पिता साधु का अपने कुव्यसनी पुत्र की दशा से दुखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस आवेग में पिता के मनोवेगों को चित्रित करना और तदनुकूल उसके व्यवहारों को प्रदर्शित करना कहानी को आकर्षक बना सकता है। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। वह मनोवैज्ञानिक कृत्य है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल आख्यायिका का काम है। विपत्ति पड़ने से मनुष्य कितना दिलेर हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा संकट का सामना करने के लिए ताल ठोक कर तैयार हो जाता है। उसकी सारी दुर्वासना भाग जाती है। उसके हृदय के किसी गुप्त स्थान में छिपे हुए जौहर निकल आते हैं, हमें चकित कर देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह एक ही घटना और दुर्घटना भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्यों को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती है और हम कहानी में इसकी सफलता के साथ दिखा सकें तो कहानी अवश्य आकर्षक होगी। किसी समस्या का समावेश कहानी आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। जैसे किसी समस्या का अगर समावेश जो है कहानी आकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। ठीक, जीवन में ऐसी समस्याएं नित्य ही उपस्थित होती हैं और उनसे पैदा होने वाला द्वंद्व आख्यायिका को चमका देता है। सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसके पुत्र ने हत्या की है। वह उसे न्याय की वेदी पर बलिदान कर दे और अपने जीवन द्वंद्वों की हत्या कर डाले। कितना भीषण द्वंद्व है। पश्चाताप इन द्वंद्वों का अखंड स्रोत है। एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति छल कपट से अपहरण कर ली और उसे भिक्षा मांगते देखकर क्या छली भाई को जरा भी पश्चाताप न होगा? अगर ऐसा न हो तो मनुष्य नहीं है। कहना चाहते हैं कि जो आख्यायिकाएँ उसमें जो आम समस्याएं हैं उनको अपनी कहानियों में अगर आप सम्मिलित करेंगे तो वह कहानी की सफलता होगी। उपन्यासों की भांति कहानियाँ भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान। क्या होती हैं? कुछ कहानियाँ घटना प्रधान होती हैं, कुछ होती हैं चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान कहानी का पद क्या होता है? ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। जहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य की को चित्रित करना नहीं वरन उसके चरित्र का एक अंग दिखाना है, यह परमावश्यक है। हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्व निकले वह सर्वमान्य हो और उसमें कुछ बारीकी हो। यह एक साधारण नियम है कि हमें उसी बात में आनंद आता है जिससे हमारा कुछ संबंध हो। जुआ खेलने वालों को जो उन्माद और उल्लास होता है वह दर्शक को कदापि नहीं होता है। देखिए,
क्या कहना चाहते हैं कि एक साधारण सा नियम है, हमें उसी बात में आनंद आता है जिसमें हमारा कुछ संबंध हो। पढ़ने वालों को पढ़ने में आएगा, जुआ खेलने वालों को जुआ खेलने में। जब हमारे चरित्र इतने सजीव और आकर्षक हैं तो पाठक अपने को उसके स्थान पर समझ लेता है और कहानी में आनंद प्राप्त करता है। अगर लेखक ने अपने पात्रों के प्रति पाठक में यह अनुभूति नहीं उत्पन्न कर दी है तो वह अपने उद्देश्य में असफल है। तो यही कहते हैं कि अगर जो पात्र हैं उसके साथ मनुष्य ने अपने आप को जोड़ा नहीं है या उसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है तो ये पाठक की नहीं असफलता नहीं है, बल्कि ये लेखक अपने जो उद्देश्य हैं उसमें असफल है। आगे बढ़ते हैं। पाठक से यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वह इतने थोड़े से दिनों में हिंदी गल्पमाला में अपनी प्रौढ़ता प्राप्त कर ली है। पहले हमारे सामने केवल बंगला कहानियों का नमूना था। अब हम संसार के सभी प्रमुख गल्प लेखकों की रचनाएं पढ़ते हैं और उन पर विचार और बहस करते हैं, उनके गुण दोष निकालते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। अब हिंदी गल्प लेखकों के विषय, दृष्टिकोण और शैली का अलग अलग विकास होने लगा है। कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है और उसकी ज़मीन अब उतनी लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें कई रसों और चरित्रों और कई घटनाओं के साथ के लिए स्थान नहीं रहा। अब वह अब वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव हृदय स्पर्शी चित्रण है। इस एक तथ्यता में उसने प्रभाव और आकस्मिकता और तीव्रता भर दी है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम है, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली भी अब प्रवाहमयी हो गई है। ठीक। और लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों और मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता है, केवल उनकी तरफ इशारा कर देता है। कभी कभी तो संभाषणों में एक दो शब्दों से ही काम निकाल लेता है। ऐसे कितने ही अवसर होते हैं जब पात्र के मुंह से एक शब्द सुनकर हम उसके मनोभावों का पूरा अनुमान कर लेते हैं, पूरे वाक्य की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब हम कहानी का मूल्य उसकी घटना विन्यास से नहीं लगाते। हम चाहते हैं कि पात्रों की मनोगति एवं स्वयं घटनाओं की सृष्टि करे। घटनाओं का स्वतंत्र कोई महत्व ही नहीं है, उनका महत्व केवल पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही है। उसी तरह जैसे शालिग्राम स्वतंत्र रूप से केवल पत्थर का एक टुकड़ा है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं कि शालिग्राम स्वतंत्र रूप से केवल एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन उपासक की श्रद्धा से प्रतिष्ठित होकर देवता बन जाता है। खुलासा यह है कि गल्प का आधार अब घटना नहीं है, मनोविज्ञान की अनुभूति है। ठीक। अब घटना नहीं है, पहले घटना प्रधान होती थी, लेकिन जब आधुनिक जो कहानियाँ लिखी गई उनका जो है मनोवैज्ञानिक तथ्य पर ही आधारित होनी चाहिए, अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर उसकी कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं है, वह तो कोई ऐसे प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और उसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। तो हम लोगों ने मानसरोवर खंड 1 है या भाग 1 है, इसकी जो है भूमिका को हम लोगों ने पढ़ लिया है और ये बहुत ही अच्छी भूमिका है। इंटरव्यू के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आप लोग इसको देखिएगा और पढ़िएगा। और कहानी की पृष्ठभूमि के लिए भी अच्छी है कि किस प्रकार से जो है हिंदी कहानी का विकास हुआ, आख्यायिका का विकास हुआ, कि आख्यायिका जो है पुराणों में और उसके बाद जो है जातक कथाओं में, रामायण में, महाभारत में, इन सब चीज़ों से होती हुई कहानी किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होके और आज वर्तमान में हमारे समक्ष उपस्थित है। और वर्तमान में कहानी जो लिखी जा रही है किस प्रकार लिखी जाए कि जो पाठक के समक्ष अपना प्रभाव छोड़े, और एक लेखक किस प्रकार से एक पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर और उसकी 20 से 25 मिनट को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखे, जिसे पाठक अपने उसके साथ तादाद में स्थापित कर सके। जो पाठक और
लेखक के पात्रों के साथ ऐसा तादात्म्य हो को उनके साथ अपने दुख दर्द को देख सकें। अगर वह रो रहा है तो वो उनके अंदर वैसे भाव आएँ, हंस रहा है तो हंसने का भाव आएँ। तो इस प्रकार से प्रेमचंद यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहानी का विकास कैसे हुआ और एक लेखक का क्या, अगर कहानी लिख रहा है तो उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों पर को लेकर यह कहानी लिखी गई। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने हाईलाइट किया, आप उनको ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।